सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में CS 201 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी और यही सब्जेक्ट सी लैंग्वेज जो कि MA 210, EL 210 और EE 208 में भी है, उसके चैप्टर नंबर 5 एरे के टॉपिक 5.1 बेसिक कंसेप्ट्स यानी कि एरे के बेसिक कंसेप्ट्स पर चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम एरे की आवश्यकता क्यों है हमें। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, सपोज मुझे 3 वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज नंबर जोड़ने हैं 3, यूज़र से लेने हैं 3 नंबर और उनको आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 वेरिएबल ले लूँगा, एक और सम नाम से वेरिएबल ले लूँगा जिसमें तीनों का सम रख दूँगा मैं। इस तरह से ही करते हैं। पर सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है 3 की जगह 30 वेरिएबल काम में लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इंट A1, इंट A2, A3, A4, इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, 30 तक अलग अलग वेरिएबल हमें क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। चलिए हम मान लेते हैं कि हमने 30 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और हम उन्हें काम में ले रहे हैं। पर सपोज कीजिए यह संख्या और अधिक बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये 30 की बजाय अब मुझे 50, 100, 200 वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे तो ये 30 वेरिएबल भी एक साथ लिखना और इनको काम में लेना अपने आप में ही एक मुश्किल कार्य है। तो यदि नंबर ऑफ वेरिएबल जो हैं, जो हमें काम में लेने हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ी सी मुश्किल रहती है प्रोग्राम को लिखना, कोड को लिखना। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास सी में फैसिलिटी अवेलेबल है, किसकी, एरे की फैसिलिटी अवेलेबल है कि ये काम हम एरे के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जब हमारे पास वस्तुओं की एक छोटी संख्या होती है तो हम सामान्य वेरिएबल V1, V2, V3 इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या में वेरिएबल्स को संग्रहित करना है तो उन्हें सामान्य वेरिएबल्स के साथ प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को आप मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो एक एरे का विचार एक वेरिएबल में कई वैल्यूज को काम लेना है, यानी कि एरे में हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल एक बार डिक्लेयर करेंगे और वो बहुत सारे वेरिएबल्स का काम एक साथ हमारे लिए कर देगा। कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। तो एरे डिराइव्ड डेटा टाइप है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि सी में 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। प्राइमरी वे जो बेसिक हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, जो सिंबल्स यूज करके हम काम में ले सकते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप वो होते हैं जो कि यूजर डिफाइंड प्राइमरी डेटा टाइप को यूज करके लिखे जाते हैं। एरे और स्ट्रक्चर इसका यूनियन इसके एग्जाम्पल हैं। और तीसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन सा होता है, जो कि यूजर डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से। टाइप डेफ और इनोमरेटेड डेटा टाइप जो हैं, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। अब परिभाषा देखते हैं हम एरे की। तो एरे की परिभाषा है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड साइज्ड सीक्वेंशियली अरेंज्ड एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। 3 चीजें इसमें आप देखें, सेम डेटा टाइप, सीक्वेंशियली अरेंज्ड, फिक्स्ड साइज्ड, यानी कि फिक्स साइज के समान प्रकार के क्रमिक रूप से व्यवस्थित तत्वों का एक संग्रह होता है। यानी कि इसमें साइज फिक्स रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखें। जब तक कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं यूज करेंगे तब तक हमें जो एरे का साइज है वो हमेशा फिक्स ही यूज करना पड़ेगा। जनरली भी फिक्स ही यूज करते हैं, पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से हम सिर्फ इतना फायदा ले सकते हैं कि रन टाइम पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल एरे में हम साइज बाद में डिक्लेयर नहीं कर सकते, कंपाइलेशन से पहले ही हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलिए वो बाद के विषय हैं। अभी हम ये देखते हैं फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियली अरेंज्ड, यानी कि एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किए हुए।
और तीसरा हमने देखा सेम डेटा टाइप। ये सबसे मेन चीज़ है हमारी कि एक जो एरे है वह क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित समान प्रकार के डेटा टाइप वेरिएबल्स का या एलिमेंट्स का समूह होता है। यानी कि अगर मैं सपोज एक ए नाम से एरे डिक्लेयर करता हूँ तो जो भी मैं उसकी टाइप डिक्लेयर करूँगा उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का टाइप जो है वो सेम रहेगा। सपोज ए आर 4 साइज दिया मैंने इसका, तो इसके जितने भी ये 1 2 3 4 4 एलिमेंट होंगे, इसके चारों एलिमेंट का जो डेटा टाइप है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एरे सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। यह हमेशा ध्यान रखना है, ये इसकी परिभाषा है कि इसमें जो डेटा टाइप होगी वो सभी वेरिएबल्स की एक जैसी होगी, सेम होगी। अब यही चीज़ हम जो अभी हमने पढ़ी कि किसी भी प्रकार के प्राथमिक डेटा प्रकारों जैसे इंट, फ्लोट, डबल कैरेक्टर आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है एरे का उपयोग, और इसके अलावा स्ट्रक्चर पॉइंटर आदि को भी ये संग्रहित कर सकता है। यानी कि एक पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल तो उसमें कोई भी प्राइमरी डेटा टाइप या जो हमारे स्ट्रक्चर पॉइंटर टाइप हैं वो भी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका सिंटैक्स, यानी कि लिखेंगे किस तरह से हम एरे को। तो सबसे पहले आएगा, यहाँ देखें तो इसका डेटा टाइप आएगा, फिर वेरिएबल नेम आएगा और लास्ट में उसका साइज आएगा। यानी कि मैं एग्जांपल लूँ, मैं लिखूँगा सबसे पहले डेटा टाइप, जो भी मेरी इनमें से कोई भी डेटा टाइप है, इंट, फिर उसका नाम वेरिएबल नेम, यानी कि एरे का नाम। एरे का नाम क्या होगा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वैलिड वेरिएबल जो सी में हम लिख सकते हैं, जो हमने नियम पढ़े हैं किसी भी वेरिएबल को लिखने के लिए, वो सारे के सारे कोई भी इस पे लिख सकते हैं, हम कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आएगा उसका साइज। तो ये मैंने उदाहरण लिया, इस उदाहरण में हम देखें तो इंटीजर ARR5, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है एरे जिसका नाम है ARR और जिसका साइज है 5। तो क्या होगा, मेमोरी में 5 इंटीजर वेरिएबल के लिए लोकेशन रिजर्व हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा ARR, और साइज क्या होगा जिसका 5, यानी कि इसके 5 एलिमेंट होंगे, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा और ये 5वां एलिमेंट होगा। इंडेक्स वैल्यू होती है एक इसके अंदर जो कि 0 1 2 3 4 होगी। इसको क्या कहते हैं हम, इसकी इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स के बारे में विस्तार से हम जब मेमोरी, कैसे मेमोरी में स्टोर होता है उसमें तब पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। अभी ये याद रखना है आपको कि इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो हमेशा एरे के 0 से शुरू होती है। किसी भी एरे की चाहे कितना भी उसका साइज हो, कितनी भी उसकी वैल्यू हो, वो हमेशा 0 से शुरू होती है और 0 से लेके कहाँ तक जाती है, जो भी उसका साइज दिया गया है, साइज -1 तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइज क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 4 तक होगी इंडेक्स की वैल्यू। ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4, यानी कि ये 0th एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो जो एलिमेंट्स की, एरे के एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से लेके साइज -1 तक होती है, हमेशा 0 से शुरू होगी, ये ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स वैल्यू से ही हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं आगे। उससे पहले ये एग्जांपल है इंट ARR5, ये हमने देख ही लिया कि इसमें क्या होगा। इसी तरह से फ्लोट मार्क्स 4 और कैर नेम 25। अब फ्लोट मार्क्स 4 में क्या होगा, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल, एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। यहाँ पर हमने साइज 4 दिया है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। इसका नाम क्या है, मार्क्स, एक सेकेंड, यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा, मार्क्स, जो भी हमने डिक्लेयर किया है MARK
एस मार्क्स, और इसकी इंडेक्स वैल्यूज होंगी वो होंगी 0, 1, 2 और 3, क्योंकि साइज 4 है तो 0 से लेके साइज -1 यानी कि 0 से लेके 3 तक चलेगा। वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं हम इसके, उसके लिए मैं इसको हटाता हूँ। सपोज ये वेरिएबल है, इसके अंदर ये 3 वैल्यूज हैं, ये ए है, इंडेक्स वैल्यू है 0, 1 और 2, एरे का नाम है ए। तो जो 0th एलिमेंट है इंडेक्स वैल्यू 0 वाला वो कहलाएगा A0, नेक्स्ट कहलाएगा A1, यानी कि वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू हम लिखेंगे तो वो उस वेरिएबल को एक्स रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि A0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरे के A नाम का जो एरे है इसके फर्स्ट एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। A2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 इस एरे के थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडेक्स वैल्यू 0 वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को जब हमें एक्सेस करना होता है कि एरे में जब हम एक से ज़्यादा डिक्लेयर कर देते हैं बहुत सारे एक साथ में, तो वो उसकी इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। अब कुछ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, जैसे कि आपको ध्यान है जब हमने वेरिएबल पढ़े थे तो हमने वेरिएबल के डिक्लेरेशन में देखा था कि हम अपना समय बचाने के लिए अपनी सुविधा हेतु वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तभी उसके साथ में उसको हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंट a = 3, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वेरिएबल a को डिक्लेयर भी किया है और डिक्लेयर करने के साथ ही मैंने इसमें वैल्यू भी असाइन कर दी 3, यानी कि मेमोरी में इसको a जो है इसको मेमोरी भी एलोकेट हो जाएगी और साथ ही साथ में वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इसी तरह से हम एरे को भी अलग अलग तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे ARR3, इसमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, गार्बेज वैल्यूज हैं। यहाँ पर किया क्या हमने, एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया ARR, जिसका नाम दिया और जिसका साइज दिया हमने 3। तो 0, 1 और 2 ये इसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई इसके तीनों एलिमेंट्स की, और जो वैल्यू है इसके अंदर जो जाएगी वो क्या होगी, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो पहले से ही इस मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हो, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, हर बार अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, पर हमारे काम की नहीं है जो चीज़। गार्बेज मतलब कचरा, जो काम का नहीं है हमारा। इसी तरह से अगला डिक्लेरेशन अगर हम देखें तो इस डिक्लेरेशन में मैंने लिखा है इंट ARR3 = खाली ब्रैकेट दी है मैंने यहाँ पर, जो मंझला कोष्टक है हमारा करली ब्रेसेस वो दिए, पर ये खाली है यहाँ पर। तो खाली का मतलब ये किससे इनिशियलाइज कर देगा, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा सभी एलिमेंट्स को। ये इंटीजर टाइप का ARR नाम का वेरिएबल एरे बन गया जिसमें 3 एलिमेंट है और तीनों किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, इसकी वजह से 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। इसी तरह से अगले स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो अगले स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने 1, 2, 3 वैल्यू दे दी है अब यहाँ पर। पिछली बार ये खाली था, इसकी जगह पर यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, 1, 2, 3 वैल्यू दे दी। तो अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं 3 दिए और 3 ही वैल्यू दिए, तो वो क्रमबद्ध तरीके से उसमें वैल्यू चली जाएगी। पहला, दूसरा और तीसरे एलिमेंट की यहाँ से ये वैल्यू स्टोर कर लेगा इसके अंदर ले जाके। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा A4 = 1, 5, 9, 3, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, एक 4 साइज का हमारे पास वेरिएबल एरे जो बन जाएगा हमारा एक एरे, और उसके अंदर वैल्यूज क्या स्टोर हो जाएंगी, 1, 5, 9 एंड 3, ये वैल्यूज उसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगी। इनिशियलाइजेशन का फायदा ये है कि हम डिक्लेरेशन के साथ ही उसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, अलग से नहीं देनी पड़ती हमें, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि हमको इसका साइज देना ज़रूरी है। कंपाइल जब करते हैं हम, उससे पहले, कंपाइलेशन से पहले इसको, कंपाइलर को इसका साइज पता होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर दे देगा हमें। पर यहाँ पर आप देखो तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है जहाँ पर मैंने साइज की वैल्यू खाली छोड़ी है। तो ये हम तभी खाली छोड़ सकते हैं जब हम उसको साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हो।
यहाँ पर ये क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज मैंने इसको इनिशियलाइज की हैं, 1 2 3 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, तो ये इसका साइज अपने आप ही क्या मान लेगा, 3 मान लेगा। यानी कि ये खाली वैल्यू तभी परमिटेड है जब हम इसको साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर रहे हों। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा a और साइज को मैं खाली छोड़ सकता हूँ, परंतु मुझे साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कुछ वैल्यूज के साथ। सपोज मैंने 1 और 3 ये 2 वैल्यूज इसमें दे दी, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक इसका साइज क्या ले लेगा, 2 ले लेगा कंपाइलर। ठीक है, तो ये हम खाली भी छोड़ सकते हैं, पर उस केस में जब हम इसको साथ के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं तब, अदरवाइज इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। यही चीज़ अभी यहाँ पर हमने लिखी है कि नोट, कंपाइलेशन से पहले एरे का साइज घोषित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, कंपाइलेशन होगा प्रोग्राम का, उससे पहले इसका साइज डिक्लेयर करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये एरर देगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब है एरे के लाभ। एरे यूज करने का सबसे पहले तो एडवांटेज यही है कि हम किसी भी एलिमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सपोज ये है 0 1 2 3 4, इस तरह से ये इसमें 5 एलिमेंट हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम अगर ए है, मुझे अगर इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, A2, और मैं इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसको लिख दिया A2 = 7, तो क्या होगा, ये 7 जो वैल्यू है वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि क्या कहा मैंने कि मैं एरे इंडेक्स का उपयोग करके, ये जो इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3 4, एरे के किसी भी एलिमेंट को किसी भी क्रम में रेंडमली एक्सेस किया जा सकता है। कभी भी किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं, हमें बस उसकी इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसको इंडेक्स को यूज करेंगे। फिर उसके बाद है कोड की कम लाइन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह कई एलिमेंट्स को एक साथ ही एरे बनाता है। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 5 है, तो अगर नहीं तो हमें 5 अलग अलग वेरिएबल लिखने पड़ते, तो हमारा कोड क्या हो गया, वो छोटा हो गया, हमें कम कोड लिखना पड़ रहा है, कम लाइनें लिखनी पड़ रही हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। इजी एक्सेस टू ऑल द एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि इसके इंडेक्स वैल्यू को यूज करके। फिर ट्रैवर्सिंग और सॉर्टिंग कैन बी इजीली डन बाय एन एरे। ट्रैवर्सिंग क्या होती है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाना, और सॉर्टिंग क्या होती है, किसी क्रम में जमाना, छोटा या बड़ा निकाल के। तो ये दोनों ही काम हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग करना आसान है, तो जब ट्रैवर्सिंग करना आसान है तो सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपस में कंपेयर करना क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सिंग कर आसान हो जाएगी, तो आपस में कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा, इसलिए हमारी सॉर्टिंग भी आसान हो जाएगी इससे। फिर इसके बाद है इसके डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या हैं। इसका मुख्य नुकसान यही है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, कि हमें जो इसका साइज है, यह साइज हमें पहले से ही बताना पड़ता है, और वह साइज सपोज मैंने 5 दिया है, तो ये एक बार फिक्स हो गया तो ये हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक निश्चित संख्या दर्ज करने की ही अनुमति देता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज के कारण ही फिर हम डायनामिक एलोकेशन के लिए लिंक लिस्ट और उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, वो डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। और दूसरा क्या है कि हमें अगर कोई नया एलिमेंट जोड़ना है, सपोज मेरे पास ये एक एरे है, 3 एलिमेंट है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें वैल्यू थी 1 2 3, मैं ये कह रहा हूँ 1 और 2 के बीच में मुझे वैल्यू 5 डालनी है, यानी कि ये होना चाहिए मेरे पास 1 5 2 एंड 3। तो क्या हुआ, इन दो एलिमेंट के बीच में अगर मुझे कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट साधन नहीं है, मुझे नया वेरिएबल, एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसका साइज क्या होगा, 4 होगा। तो हम डायरेक्ट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लो ये 4 का था और इसमें से मुझे ये वैल्यू हटानी है और ये बनाना है, तो हम डायरेक्ट इसको हटा भी नहीं सकते हैं, फिर से मुझे एक नया ही एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो किसी वर्तमान एलिमेंट को हटाना
या नए एलिमेंट को जोड़ना महंगा होता है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए पूरे एरे को दोबारा लिखना पड़ता है। हम बीच में से एक एलिमेंट हटा नहीं सकते या एक एलिमेंट डायरेक्टली हम इसमें जोड़ नहीं सकते, हमें पूरे के पूरा ही नया लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस दोबारा होगी, मेमोरी एलोकेशन पूरा का पूरा वापस से करना पड़ेगा। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि एरे क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, और कैसे थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि मेमोरी में किस तरह से ये स्टोर होता है। अगले सेशन में हम डिटेल में देखेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि मेमोरी में किस तरह से एरे एलोकेट होती है उसको मेमोरी, और किस तरह से उसको एक्सेस करने के लिए मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करते हैं। आज के इस सेशन में विशेष ध्यान रखने वाली आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि एरे जो है उसका इंडेक्स के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से लेके जो भी उसका साइज है उससे एक कम तक होती है, यानी कि 0 टू साइज -1 तक इंडेक्स वैल्यू होती है, और हमेशा 0 से ही शुरू होती है। और एरे का जो साइज है वो हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि फिक्स रहता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो, कोई फीडबैक आप देना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद।